हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस में मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं वह है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी सागरता और भ्रूणी विकास के बारे में, जो कि निषेचन के बाद होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण का विकास किया जाता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, उनमें इन टॉपिक्स के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वह प्लेसेंटा यानी अपरा के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा अपरा या प्लेसेंटा है क्या और उसके क्या कार्य होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा भ्रूण के जनन स्तरों के बारे में, यानी ये एम्ब्रियो के पास कितनी लेयर होती है और उनसे किन किन अंगों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ भ्रूण का विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कि ये भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है मानव में। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी क्या होती है महिलाओं में। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक क्योंकि आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले इस वीडियो में। तो अभी मैंने बताया कि जितने टॉपिक्स के बारे में आज आपको बताऊंगा उसमें से सबसे पहले आइए शुरू करते हैं प्लेसेंटा या अपरा के बारे में। तो अपरा या प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके द्वारा भ्रूण एवं माता के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपरा है वह होता क्या है कि अपरा जो है गर्भ में स्थित भ्रूण व माता के ऊतकों के मध्य स्थापित वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध होता है जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं के संपन्न करने में सहायता मिलती है तथा साथ ही साथ भ्रूण की स्वास्थ्य की देखरेख भी की जाती है। ठीक, तो अपरा क्या है? अपरा गर्भ में स्थित भ्रूण व मातृ ऊतकों के मध्य स्थापित वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध होता है जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं देखरेख जैसी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, अपरा कहलाता है। ठीक, तो अपरा के द्वारा ही भ्रूण में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है, वह अपरा के माध्यम से ही भ्रूण तक पहुंचाए जाते रहते हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि अपरा शरीर में उपस्थित एक मात्र अंग होता है जिसका निर्माण दो ऊतकों के मध्य होता है, यानी माता के ऊतक और गर्भ में स्थित भ्रूण के ऊतक के मध्य। तो अपरा ही वह अकेली संरचना है जिसका निर्माण दो ऊतकों के मध्य मिलकर के बना होता है, माता के ऊतक और भ्रूण के ऊतक के मध्य। और मैं आपको बता दूं कि अपरा के बनने में लगभग 10 सप्ताह का समय लगता है। अपरा के बनने में लगभग 10 सप्ताह का समय लगता है। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में, यह एक भ्रूण है, वह एक धागे समान संरचना से क्या किया हुआ, लटका हुआ है, और यही धागे समान संरचना क्या है, प्लेसेंटा है, अपरा है। ठीक, जिसका निर्माण लगभग 10 सप्ताह बाद किया जाता है। मैं आपको बताया इसके पहले पिछले वीडियो में निषेचन के बारे में। तो निषेचन के पश्चात जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के कुछ समय बाद जो भ्रूण है इससे कुछ अंगुलियों की जैसी संरचनाएं बाहर निकलती हैं जिसको हम प्लेसेंटल विलाई कहते हैं। यह प्लेसेंटल विलाई जा करके माता के गर्भाशय की दीवारों के साथ चिपक जाता है। चिपकने के बाद दोनों के मध्य एक ऊतकीय संबंध स्थापित हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद इनसे क्या होता है, एक पतली पतली नलिकाओं का विकास होता है जो भ्रूण के नाभि से और माता के गर्भाशय से चिपकी होती हैं। इनके द्वारा ही भ्रूण को जितनी भी आवश्यक सामग्रियां हैं वह पहुंचाई जाती रहती हैं। ये हो गया अपरा। अगर उसके कार्य के बारे में आपको जानना है तो अपरा का कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देना,
भ्रूण को श्वसन में सहायता करना, भ्रूण के उत्सर्जन में सहायता करना, भ्रूण की देखरेख करना, भ्रूण के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कई प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करना, यह होता अपरा के कार्य। तो एक हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई अपरा एवं उसके कार्य के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा भ्रूण के जनन स्तरों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है वह विकल्पित तरह के प्रश्नों में कि निम्नलिखित किस अंग का विकास एक्टोडर्म से होता है, या किस अंग का विकास मीजोडर्म से होता है, या किस अंग का विकास एंडोडर्म से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए भ्रूण के जनन स्तरों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो धीरे धीरे भ्रूण को पोषण एवं श्वसन, उत्सर्जन आदि जितने भी प्रोसेस हैं उनका क्रियाकलाप लगातार चालू रहता है, जिसके कारण भ्रूण में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भ्रूण क्या है, एम्ब्रियो। तो निषेचन के पश्चात 2 माह तक जो भी संरचना बनती है, निषेचन से लेकर के 2 महीने तक की जो भी संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक, एम्ब्रियो कहते हैं। अब क्या होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा उसके पास 3 तरह की स्तर होते हैं, 3 तरह की लेयर होती है। इसमें हम फर्स्ट लेयर को एक्टोडर्म, सेकेंड लेयर को मीजोडर्म और थर्ड लेयर को एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। क्या क्या कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं एम्ब्रियो में, यानी भ्रूण में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ध्यान से देखिए कि इन्हीं स्तरों के द्वारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भ्रूण के समस्त अंगों का विकास किया जाता है। यानी भ्रूण यानी मानव में जितने भी अंग पाए जाते हैं वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाते हैं, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उनका जो विकास होता है वह भ्रूण के इन्हीं 3 स्तरों से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो आइए हम जानते हैं कि इन स्तरों से किन किन अंगों का विकास किया जाता है। सबसे पहले त्वचा, बाल, नाखून, तंत्रिका तंत्र, पीयूष ग्रंथि, आंख, दांत, लार ग्रंथियां, मुख, मलाशय, प्लीहा, उपास्थियां, ये जितने भी अंग हैं सब किससे बनाए जाते हैं, एक्टोडर्म से बनाए जाते हैं। ठीक, तो इससे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से उपास्थियों का निर्माण किस जनन स्तर से होता है, वह क्या होगा, एक्टोडर्म होगा। तो भ्रूण के एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, त्वचा, बाल, नाखून, तंत्रिका तंत्र, पीयूष ग्रंथि, आंख, दांत, लार ग्रंथियां, मुख, मलाशय, प्लीहा और उपास्थियां। इसके अलावा कई सारे अंग भी एक्टोडर्म से बनाए जाते हैं। ठीक, सेकंड जो लेयर होती है उसको हम मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। मीजोडर्म से जिन अंगों का विकास होता है उनमें आपका संयोजी ऊतक, रेखित अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां, वृक्क, जनन अंग, हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनियां, नोटोकार्ड, अंतःकंकाल, फेफड़े का प्लूरल स्तर, हृदय आवरण आदि अंगों का विकास भ्रूण के मीजोडर्म से किया जाता है। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि हृदय का निर्माण भ्रूण के किस जनन स्तर से होता है, तो क्या होगा, मीजोडर्म होगा। फिर से जान लीजिए कि मीजोडर्म से भ्रूण के किन किन अंगों का निर्माण होगा, तो मीजोडर्म से संयोजी ऊतक, रेखित अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां, वृक्क, जनन अंग, हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनियां, नोटोकार्ड, अंतःकंकाल, फेफड़े, प्लूरल स्तर और हृदय आवरण जैसे अंगों का निर्माण मीजोडर्म से ही किया जाता है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो लेयर है एम्ब्रियो का उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। और एंडोडर्म से मैं आपको बता दूं कि जिन जिन अंगों का विकास होता है उनमें यकृत, अग्नाशय, जीवा, श्वास नली, श्वसनिका, मूत्राशय, जननांगों की जनन कोशिकाएं, थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथ जैसे अंग भ्रूण के एंडोडर्म से बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये भ्रूण के 3 स्तर हैं और तीनों स्तरों से बनने वाले अंग हैं। ठीक, तो 9 महीने जाते जाते भ्रूण के तीनों जनन स्तरों से भ्रूण के समस्त अंगों का विकास हो जाता है और भ्रूण एक पूर्ण विकसित बच्चे के रूप में निर्मित हो जाता है, बन जाता है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ।
जो हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई अपरा एवं भ्रूण के जनन अवसर। नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताने वाला हूँ भ्रूण के विकास के बारे में, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी। अभी तक हमने आपको बताया अपरा के बारे में और भ्रूण के जनन स्तरों के बारे में, और मैंने आपको बताया कि उनसे किन किन अंगों का निर्माण किया जाता है। तो अभी हम बताने वाले हैं आपको प्रेगनेंसी यानी सगर्भता के बारे में। तो आइए जान लेते हैं सगर्भता या प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। तो भ्रूण के अंतरोपण से लेकर के प्रसव से पहले तक की अवधि को सगर्भता या प्रेगनेंसी या उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। मानव में यह जो अवधि होती है वह लगभग 9 महीने की होती है, अर्थात 9 महीने में मानव में एक बच्चे का निर्माण हो जाता है और उसका जन्म हो जाता है। ठीक, तो प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, भ्रूण के अंडरोपण से लेकर प्रसव से पहले तक की अवधि को सगर्भता या गर्भकाल कहा जाता है, जो मानव में लगभग 9 महीने का होता है। इतना क्लियर हुआ। आइए आगे हम देखते हैं कि भ्रूण या एम्ब्रियो किसे कहते हैं। तो प्रथम 2 माह की विकासी अवस्था को भ्रूण कहा जाता है। टोटल कितना समय लगता है, 9 महीने। और 9 महीने के जो पहले के 2 महीने हैं, यानी अंतरोपण से लेकर के 2 महीने, तो प्रथम 2 महीने के विकासी अवस्था को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। यानी पहले के जो सबसे पहले के 2 महीने होंगे उसमें भ्रूण का जितना विकास होगा उसी विकासशील भ्रूण को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। ठीक, और जैसे ही वह तीसरे महीने में प्रवेश करता है तो तीसरे महीने से लेकर के जन्म तक की जो अवधि होती है, जन्म तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीटस बोलते हैं। तो भ्रूण और फीटस में अंतर है। भ्रूण जो है प्रथम 2 महीने की विकासीय अवस्था को हम कहते हैं भ्रूण, और वही हम फीटस का विकास कब होता है, 3 माह से जन्म तक की अवस्था को हम फीटस कहते हैं। यानी दूसरे से जैसे ही भ्रूण तीसरे महीने में प्रवेश करता है तो तीसरे महीने से लेकर के जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता उसको हम क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और फीटस का जो विकास है मैं आपको बता दूं कि 3-3 महीने करके होता है, जिसको हम प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, पहली तिमाही, 3, 3, 4, 3, 9, टोटल कितने महीने होते हैं, 9 महीने, जिसको हम 3-3 करके 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। पहले के 3 महीने को हम पहली तिमाही, दूसरे 3 महीने को हम तीसरी तिमाही और लास्ट के 3 महीने को हम तीसरी तिमाही के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी प्रथम तिमाही में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं प्रथम तिमाही की जो अवस्था होती है वह लगभग 0 से 12 सप्ताह की। तो प्रथम ट्राइमेस्टर आप गिनेंगे कैसे, 2 माह जो भ्रूण का विकास है और 1 माह फीटस वाला, तीनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, प्रथम तिमाही हो जाएगी। 3 महीने हो गए ना, 2 महीने भ्रूण का विकास और 1 महीना फीटस वाला, तीनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, प्रथम तिमाही बन जाएगी। प्रथम तिमाही की जो अवधि होती है वह लगभग 0 से 12 सप्ताह की होती है। ठीक, तो 0 से 12 सप्ताह का जो भ्रूण होगा, जो फीटस होगा, वह ऐसे दिखाई पड़ेगा जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसका कितना है, 12 वीक्स यानी 12 सप्ताह का भ्रूण है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। इस अवस्था में यानी प्रथम तिमाही में ही भ्रूण में हृदय, पैर, पैरों की अंगुलियां एवं लगभग सभी तंत्रों का विकास हो जाता है। तो प्रथम तिमाही में आप क्या देख रहे हैं, पहली तिमाही, यह अवस्था 0 से 12 सप्ताह की होती है, जिसमें हृदय, हाथ पैर की अंगुलियां, अतः भ्रूण के 3 माह के होने पर लगभग सभी तंत्रों का विकास हो जाता है। यानी जब भ्रूण 3 महीने का होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पहली तिमाही कहते हैं। और पहली तिमाही की जो अवधि होती है वह 0 से 12 सप्ताह की होती है। इसी के बीच भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि भ्रूण में हृदय का विकास हो जाता है, भ्रूण में हाथ पैर के विकास हो जाते हैं, भ्रूण में पैरों की, हाथ की अंगुलियां निकल आती हैं,
और लगभग लगभग क्या होता है, भ्रूण के 3 महीने पूरे होने पर लगभग सभी तंत्रों का विकास हो जाता है। ठीक, यह होता है पहली तिमाही। इसके बाद जैसे ही चौथा महीना लगता है, भ्रूण दूसरी तिमाही में प्रवेश कर जाता है। चौथे महीने से भ्रूण कहाँ चला जाता है, दूसरी तिमाही में चला जाता है। दूसरे से लगभग जैसे चौथा महीना लगता है, चौथा, पांचवा, छठवां महीना जो है दूसरी तिमाही में ही पूरा होता है। इसमें क्या होता है, यह अवस्था 13 से 28 सप्ताह की होती है। यहाँ देख रहे हैं 16 से 24 सप्ताह, यानी यह जो दोनों अवस्थाएं हैं यह क्या है, दूसरी तिमाही को दर्शा रही हैं, जो कि 13 से 28 सप्ताह के बीच होती है। इसमें क्या होता है, इसमें समस्त अंगों का विकास पूरा हो जाता है, यानी दूसरे तिमाही में ही, यानी बच्चे के चौथे महीने से लेकर के छठवें महीने तक में क्या होता है, समस्त अंगों का विकास पूरा हो जाता है और वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक, और क्या होता है, फीटस में गतियां प्रारंभ हो जाती है, यानी जो फीटस है वह गर्भाशय में क्या करता है, मूविंग करना प्रारंभ कर देता है, हिलना डुलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, और क्या होता है, सर पर बाल उगने लगते हैं। जो इसका फीटस का सिर है, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल आना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, यहाँ क्या छोटे छोटे बाल भी आ जाएंगे। तो पूछा जाता है कभी कभी कि विकासशील भ्रूण में बाल किस महीने में आते हैं या किस तिमाही के अंतर्गत आते हैं। तो आज दूसरी तिमाही है और दूसरी तिमाही का लगभग चौथा महीना होता है, जिसमें भ्रूण के सिर पर बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो चौथा महीने जैसे खींचता है, 5वें महीने लगने पर ही भ्रूण में बाल का विकास शुरू हो जाता है। ठीक, दूसरी तिमाही में क्या होता है, यह 13 से 28 सप्ताह के बीच चलने वाला प्रोसेस है। इसमें समस्त अंग का विकास पूरा हो जाता है एवं फीटस में गतियां प्रारंभ हो जाती है। फीटस जो है गर्भाशय के अंदर हिलने डुलने लगता है। ठीक, तथा सर पर बाल आने लगते हैं और जब भ्रूण लगभग 25 सप्ताह का हो जाता है, 28 सप्ताह तक चलता है और 25 सप्ताह के होने पर क्या होता है, समस्त अंगों पर, शरीर के सभी अंगों पर कोमल बाल आना प्रारंभ कर जाते हैं। तो बाल आना प्रारंभ किस तिमाही में होता है, दूसरी तिमाही में। किस महीने में, 5वें महीने में। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे जो लास्ट तिमाही है उसको हम तीसरी तिमाही के नाम से जानते हैं। तीसरी तिमाही में क्या होता है, यह 29 से 40 सप्ताह की, यहाँ देख रहे हैं 40 सप्ताह का पूर्ण विकसित भ्रूण बनाया गया है, यह लगभग 40 सप्ताह का भ्रूण है। ठीक, तो यह अवस्था 29 से 40 सप्ताह की होती है, जिसमें फीटस का सिर उल्टा एवं नीचे की ओर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, फीटस का जो सिर होता है वह उल्टा हो जाता है एवं नीचे की तरफ हो जाता है। पहले ऊपर रहता है और लास्ट में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक, एवं 9 माह तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी 40 सप्ताह का होने पर जो फीटस होता है वह पूर्ण रूप से एक बच्चे के रूप में प्रारंभ विकसित हो जाता है और इसके बाद उसका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक, तो यह क्या है, तीसरी तिमाही। तीसरी तिमाही कब तक चलती है, 29 से 40 सप्ताह तक चलती है। इसमें क्या होता है, फीटस का सिर उल्टा हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है और क्या होता है, 9 महीने के गर्भ पूरा होने पर यह पूर्ण रूप से विकसित होकर के एक बच्चे के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक, अब 9 महीना पूरे होने पर क्या होगा, 9 महीना पूरा होने पर बच्चे का जन्म होगा। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, पर्ट्यूशन कहते हैं, पर्ट्यूशन। ठीक, तो जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा तो अगली प्रोसेस क्या होगी, प्रसव, यानी बच्चे का जन्म होगा। तो माता के गर्भाशय से बच्चे का बाहर निकलना ही क्या है, प्रसव है, पर्ट्यूशन, जो कब होता है, 9 महीने पूरे होने के बाद। 9 महीने पूरे होने पर क्या होता है, मैंने पूछा, इसका सर उल्टा हो जाता है। उल्टा होने पर क्या होता है, गर्भाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल करके गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसको चौड़ा करता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्भाशय की दीवार चौड़ी हो जाती है, योनि मार्ग भी चौड़ा हो जाता है और इसका जो सिर है वह धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ करता है और एक समय आता है बच्चा पूरा पूरा बाहर निकल जाता है और जब बाहर निकलने तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपका।